बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुश आमदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से एक नए दिन का आगाज कर चुके हैं या करने वाले हैं। आपको खुश आमदीद भी कहते हैं और बेस्ट ऑफ लक भी कहते हैं फॉर अ न्यू डे। पाकिस्तान में एक नया दिन शुरू हो चुका है और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की ये नया दिन बहुत सारी रहमतें, बरकतें और अच्छी अच्छी चीज़ें, अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए। और हमारी कोशिश यही है कि आपके दिन का आगाज़ अच्छा करें। कल वो लोग जो कि क्रिकेट लवर्स हैं, क्रिकेट देख रहे थे, उनके लिए शायद कल का दिन थोड़ा सा सरप्राइजिंग जरूर होगा। भाई हमने कल भी ये जिक्र किया था कि हम हराने पे आए तो दुनिया की बेहतरीन साइड्स को हरा दें, 10-10 विकेट से हरा दें और वर्ल्ड कप में हरा दें। और हम अगर लुढ़कने पे आए तो नीदरलैंड्स के सामने लुढ़क जाएं। कल वैसे बच गए लेकिन बच गए। आपने 215 रन का टारगेट दिया, उसके जवाब में वो 298 तक पहुंच गए थे जी। और अगर हमने नीदरलैंड से भी इतना रो रो के जीतना था तो पता नहीं क्या होगा। कल सलीम खालिक साहब ने अलबत्ता कहा था कि आप ये ना एक्सपेक्ट करें हम बच्चों से भी हार जाते हैं, और यही हुआ। कल हारते हारते रह गए। तो आइंदा के 2 मैचेस जो ये बहुत पुरुमीद अवाम है क्रिकेट की कि जी बहुत कमाल करने वाले हैं। ते कमाल नहीं होना, कुछ और कमाल हो सकता है। तो तुसी जरा सब्र। तो बच्चे जो है ना वो बच्चों से हारते हारते रह गए। हम ये कहें भाई गेम तो ओवरऑल अच्छी हुई, हमने 315 रन भी कर लिए, लेकिन आई डोंट नो कि हमारी बॉलिंग को क्या हुआ कि हम उसको डिफेंड ही नहीं कर पा रहे थे। और 298 रन बना लेना एक इंतहाई यंग साइड का, यानी कि वो साइड जो क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए बड़े इवेंट्स के लिए स्ट्रगल करती है, जिसको क्वालिफाइज खेलना पड़ता है और क्वालिफाई नहीं भी करती इनफैक्ट, तो उस टीम से हमारा इस तरीके से इतना मुश्किल से जीतना आई थिंक इट हैज अ सीरियस क्वेश्चन। और अभी भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स, अच्छे प्लेयर्स हम अपनी टीम को, वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह टीम हमारी बहुत अच्छी है, बट स्टिल ऐसे सीनियर प्लेयर्स भी हमने उसमें शामिल किए थे। अगर ये ना होते और हम भी न्यू कमर्स के साथ कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे होते तो आई वंडर कि क्या होता। लेकिन मसला पता है वही रहा है जो हमेशा पाकिस्तानी टीम का रहता है, मसला फील्डिंग का है। और कल भी हमने कैचेस छोड़े, रनआउट्स मिस किए, और यही एक वजह बनी। जब आप किसी भी प्लेयर को दूसरी तीसरी जिंदगी देंगे तो वो डेफिनेटली फिर उस जिंदगी को बहुत अच्छे तरीके से जिएगा ना, जैसे कल विक्रमजीत ने जी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। खैर इट वाज नॉट अ वेरी गुड डे फॉर क्रिकेट। लेकिन दूसरी जानिब आपको पता है जो 28 तारीख को मैच होने वाला है उसके टिकट्स 3 घंटे के अंदर, 3 नहीं कुछ मिनट्स के अंदर। वैसे आई वाज रीडिंग 3 आवर्स। अच्छा, मैंने कुछ मिनट्स पढ़े थे और उसमें कि वो सोल्ड आउट हो गए थे। और उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट थी जहाँ पे टिकट्स मिल रहे थे, वो वेबसाइट भी क्रैश कर गई क्योंकि लोगों ने इतनी जो कह लेना एक्साइटमेंट के अंदर पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का जो मैच होने वाला है जी, उसके लिए टिकट्स खरीदे। वैसे शुक्र करें ये नीदरलैंड्स के मैच के बाद नहीं लोगों ने खरीदे, क्योंकि बहुत सारे पाकिस्तानी इस पे ना लेते। क्योंकि अगर आप मैच देखने जा रहे हैं, एक तो आपको ब्लड प्रेशर का मरीज नहीं होना चाहिए, आपकी हार्ट बीट आपके कंट्रोल में होनी चाहिए, बिकॉज पाकिस्तान की टीम वो टीम है क्योंकि किसी भी वक्त आपका ब्लड प्रेशर हाई कर सकती है, लो भी कर सकती है तो कुछ भी कर सकती है। सो इसलिए खैर इज गोइंग टू बी अ गुड मैच, वी बिलीव, क्योंकि न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर हो रहा है और उम्मीद है कि अच्छा मैच होगा। सो सुबह सुबह अपनी क्रिकेट तो कर ली, एथलेटिक्स भी करनी है हमने, बिकॉज वी हैव अ बिग सरप्राइज फॉर ऑल ऑफ यू। विल बी हैविंग अशर नदीम विद अस। प्रोग्राम शुरू कर लेते हैं सबसे पहले विद बड़ी खबर। बड़ी खबर नहीं है, बड़ी खबर ही है, बड़ी खबर ही है। अच्छा, टाइटल नहीं है, बड़ी खबर ये है। आपने मेरे साथ वाली बात की है जो हमारे साथ बहुत पहले हो गया। अच्छा जी, तो ये बात है कि कभी कभी आपको मशीनों पे ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए ना, इंसानों पे करना चाहिए। तो जनाब भी आजकल भरोसा आए हाय वो इमरान खान साहब ने बात की है मेरे, लेकिन धोखे मिले कि अब एतबार ही उठ गया। खैर जी, जरा नम हो तो ये बट्टी बड़ी जरखेज है, साकी किसी शायर ने कहा था। और जब भी हम कोई नया टैलेंट आता देखते हैं, नई कोई शख्सियत उभरती देखते हैं पाकिस्तान में, तो हम यही कहते हैं कि भाई वाकई ज़रा नम हो तो ये मिट्टी बड़ी ज़रखेज़ है। साकी अर्ज़ पाक पर ऐसा टैलेंट मौजूद है, यहाँ एक से बढ़कर एक ऐसी शख्सियत सामने आती है कि हमारा सर फ़ख्र से बुलंद हो जाता है। और ये मुमलिकत खुदादाद, इसकी सलाहियतों की हम अगर बात करें तो दुनिया में किसी से पीछे नहीं है। और दुनिया में शायद ही कोई ऐसा शोबा हो जिसमें पाकिस्तानी अपना लोहा न मनवाए अगर उन्हें मौका दिया जाए। अगर मुनासिब वसाइल भी दिए जाएँ और हुकूमत तवज्जो दे तो ये किसी को भी पीछे छोड़ सकती है, नो डाउट। स्पोर्ट्स के मैदान को ही ले लें, हाल ही में बर्मिंघम में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स और टर्की में होने वाले इस्लामी यकजहती गेम्स में कौमी एथलीट जिन्होंने अपने महदूद वसाइल के बावजूद दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम रोशन किया। उन्होंने इतनी एक जो शाइनिंग स्टार है हमारे जिनकी हम बात करें वो है अरशद नदीम, जिन्होंने इंजरीज के बावजूद पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में जेवलिन थ्रो में ना सिर्फ दुनिया को पिछाड़ा बल्कि तारीख रकम करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। उसके बाद वो टर्की पहुंचे, इस्लामी यकजहती गेम्स में जेवलिन थ्रो में उन्होंने गोल्ड मेडल लेकर
दुनिया को बता दिया कि पाकिस्तान किसी से कम नहीं है। और ये एक्सक्लूसिव गेस्ट आज हमारे साथ हम मौजूद हैं एक्सप्रेसो में। अरशद नदीम को हम खुशामदीद कहेंगे और बात करेंगे। बिल्कुल, अरशद हमारे साथ मौजूद है ऑल द वे लाइव फ्रॉम हिज हाउस और बहुत ज़्यादा रश में घिरे अरशद नदीम ने हमें बताया कि भाई लोगों जो जश्न मनाने आने वाले उनका सिलसिला कम नहीं हो रहा, लेकिन उसके बावजूद अरशद थैंक यू वेरी मच। एक तो आपने हमें टाइम दिया, आप हमारे साथ मौजूद है। अरशद, न सिर्फ आपने जेवलिन के अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर मेडल जीता, बल्कि इससे पहले ओलंपिक्स के अंदर जो आपके इंडियन काउंटर पार्ट थे उनका जो रिकॉर्ड था उसको बेहतर भी बनाया, यानी कि आपने उनसे ज़्यादा आगे थ्रो की। तो ये माइंड में प्लान था ऑलरेडी आपके, या बस अल्लाह पाक की रहमत हो गई और अच्छा थ्रो हो गया? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ, अपने वालिदैन का शुक्र अदा करता हूँ जिनकी दुआएं थी, बल्कि पूरे पाकिस्तान का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ जिनकी दुआओं से अल्लाह ताला ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह आज 2 गोल्ड मेडल से नवाजा है। तो अगर देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पाकिस्तानी कौम की बड़ी दुआएं थी और मेरी बड़ी हौफ थी कि मैं इंशाल्लाह मेडल जीतूँ, लेकिन मैंने मेडल तो नहीं जीता, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह एक बताया है कि पाकिस्तान ने भी जेवलिन थ्रो में अल्हम्दुलिल्लाह आगे आ सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा परफॉर्म है और पाकिस्तान की हिस्ट्री मैंने कायम की है कि मैं डायरेक्ट क्वालिफाई करके गया हूँ। और उसके बाद आप सबको पता है कि मुझे इंजरी थी एल्बो नी की और 1 साल हो गया था, काफ़ी मुझे कंपटीशन मिले। इंजरी की वजह से मैंने पार्टिसिपेट नहीं किए, लेकिन मेरा हदफ था कि मैं वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप खेल लूँ, कॉमनवेल्थ गेम्स खेल लूँ और तीसरी जो गेम्स थी वो वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स थी। और मेरा ये हदफ था कि मैं इंशाल्लाह इसको पार्टिसिपेट करूँ और मैं अच्छा परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान का पूरी दुनिया में झंडा लहराऊँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी जो प्लान थी हमारी वो अल्लाह ताला ने कबूल की है, क्योंकि वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में मेरा 1 साल बाद अपना कंपटीशन था तो मैंने उधर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थ्रो की और मुझे होप हो गई थी कि मैं कॉमनवेल्थ गेम में इंशाल्लाह जो है वो गोल्ड की फ़ाइट करूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने गोल्ड की फ़ाइट की और आप सबको पता है पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी। बिल्कुल, अगस्त का महीना भी था, तो अल्लाह ताला ने हमें गोल्ड मेडल से नवाजा है। ज़बरदस्त, माशाल्लाह आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया अरशद, लेकिन उसके साथ साथ ऑब्वियसली आपने एक स्पोर्ट्समैन जब ग्राउंड में जाता है तो क्या वो मेंटली इस तरह से प्रिपेयर्ड होता है या टारगेट सेट कर लेता है कि आपने जिस तरह से 90 मीटर्स का एक टारगेट रखा था, आपने सोच लिया था कि इससे आगे थ्रो करना है और इसके लिए जो प्रैक्टिस थी वो कितनी की आपने? जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने अभी बताया कि मेरा जो हदफ था वो वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप था, उसके बाद कॉमनवेल्थ गेम्स है, वर्ल्ड इस्लामिक गेम्स है। तो जब मैंने वर्ल्ड एथलेटिक चैम्पियनशिप में थ्रो की तो मुझे होप हो गई थी कि मैं इंशाल्लाह 90 मीटर जो है वो क्रॉस कर सकता हूँ। तो जैसा कि आप सबको पता है कि मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी फ़ाइट की और मेरी अगर देखा जाए तो ज़िंदगी की ये बेस्ट थ्रो है जो मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स में की है। मेरी पहली जो थ्रो थी वो मैंने 86.81 करके और मैंने और भी होप ली कि मैं इंशाल्लाह अभी 90 मीटर क्रॉस कर सकता हूँ। तो जैसा कि पीटर भाई ने 5th थ्रो की तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फिर एक से जज्बा है कि मैं इंशाल्लाह अभी 90 क्रॉस करूँगा। तो अल्लाह ताला ने पाकिस्तानी कौम की दुआओं से अल्लाह ताला ने 90 मीटर जो है वो क्रॉस कराई और मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी थ्रो है अगर देखा जाए तो आगे भी इंशाल्लाह जैसे कंपटीशन आ रहे हैं उसके लिए भरपूर तैयारी करूँगा और उम्मीद है कि इंशाल्लाह जैसे पूरे पाकिस्तानी कौम की दुआएं थी, मेरे गांव की 115 की सिटी मियाँ चन्नू की लोगों की दुआएं थी, इंशाल्लाह मैं आने वाले वक्त में इंशाल्लाह मैं वर्ल्ड रिकॉर्ड करूँगा। ज़बरदस्त। अच्छा अरशद, ये भी बताएं, जब इंडियन खिलाड़ी हम नीरज चोपड़ा की बात करें जिन्होंने आपको ओलंपिक्स में हराया था और तब आप गोल्ड मेडल नहीं जीत सके थे, उन्होंने आपको मुबारकबाद दी, और कौन कौन से इंटरनेशनल या बैनुल अक़वामी खिलाड़ी हैं जिन्होंने आपको मुबारकबाद दी है? जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह पूरे वर्ल्ड के जितने भी अल्हम्दुलिल्लाह प्लेयर्स थे एथलेटिक्स में अदरवाइज़ भी उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह सब ने मुझे मुबारकबाद दी और नीरज चोपड़ा भाई ने भी अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मुबारकबाद दी क्योंकि 2016 में हमने दोनों ने साउथ एशियन गेम में पार्टिसिपेट किया था, वो गोल्ड हुआ था और मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया था, मैंने पाकिस्तान का रिकॉर्ड ब्रेक किया था। तब से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रेंडशिप हुई है, तो अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चल रही है, इंशाल्लाह आगे भी ऐसे ही चलेगी। वो कहते हैं कि एक स्पोर्ट्स है वो जो भाईचारा सिखाती है इंसान को,
तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी फ्रेंडशिप बड़ी अच्छी है, उन्होंने मुबारकबाद दी है। तो आगे इंशाल्लाह कंपटीशन आ रहे हैं, तो उम्मीद करूँगा कि मैं इंशाल्लाह और भी भरपूर तैयारी करूं, क्योंकि जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है वो 98.48 है। अच्छा। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत चाहिए, तो इंशाल्लाह मैं करूंगा, क्योंकि एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का, जनरल सेक्रेटरी जफर साहब का, और जिन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है वो सलमान भट्ट साहब हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करूंगा, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड का और पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड का और अपनी वापडा का, जिन्होंने मुझे अपना जॉब दी है, अच्छा ग्रेड दिया है। इन सब का मैं बहुत शुक्रिया करता हूँ, जिनकी दुआओं से जिन्होंने मुझे फैसिलिटीज़ किया और आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि मैंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम बुलंद किया। माशाल्लाह। एंड यू हैव रीच्ड टू 98 मीटर्स, जो आपका एम है वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ने का इरादा है। भाई क्या बात है, हम तो वो 90 मीटर्स की थ्रो देख के मैं तो डर गया था कि कहीं बाहर ना हो जाए, और आप भी थोड़े से कंफ्यूज हुए, एंड देन 3-4 सेकंड्स के बाद आपने हाथ उठाया कि वो वो बिल्कुल अपनी जगह पे थी। अच्छा, हमने ये भी देखा कि इवेंट के दौरान मुसलसल, खास तौर पे जब आप लास्ट थ्रो करे थे या सेकंड लास्ट करे थे, तो आप मुसलसल अपने बाजू को थामे थे, मुसलसल इंजरी आपको थी और वो सूरत हाल नजर भी आ रही थी और आप बड़ी तकलीफ में थे, और ओबियसली इसके लिए बड़ी स्ट्रेंथ भी चाहिए। तो अभी इंजरी की क्या सूरत हाल है, इलाज हो रहा है, स्पोर्ट्स बोर्ड ताउन कर रहा है? हमें बड़ा कंसर्न है इससे अरशद। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो जैसे कि मुझे टोक्यो ओलंपिक्स के बाद मुझे इंजरी थी और मैंने ट्रेनिंग भी साथ साथ करता रहा और इंजरी पे भी वर्क किया। जैसे कि पाकिस्तान से डॉक्टर असद बादशाह साहब हैं, यूके से डॉक्टर अली बाजवा साहब हैं, उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है। अगर देखा जाए तो ये इसके पीछे जो हाथ है वो एथलेटिक फेडरेशन जनरल कमसाई साहब का है, और जो सलमान भट्ट साहब है जिन्होंने रात दिन मेहनत करवाई है, उनका हाथ है। उन्होंने बड़ा वर्क किया मेरे पे, क्योंकि ये जो वर्क है सब ने मिलकर अल्हम्दुलिल्लाह किया है, जो मैंने अभी सबका बताया। जैसे एथलेटिक फेडरेशन है, जनरल कमसाई साहब हैं, सलमान भट्ट साहब हैं, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड हैं, हमारी वापडा जिन्होंने अपना जॉब दी हुई है। तो कहते हैं कि मिलकर सब वर्क करें तो इंसान बहुत आगे जाता है। जैसे कि मैंने भी अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा वर्क किया है, उन्होंने मेरे पे वर्क किया है और मैंने आगे अल्हम्दुलिल्लाह अपने आप पे वर्क किया है, ट्रेनिंग इतनी की है, तो आज ज़बरदस्त। अच्छा, तो ऑब्वियसली हम मुख्तलिफ एथलीट से बात करते रहते हैं और उनकी कुछ की तो स्पेसिफिकली शिकायत होती है कि पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है, लेकिन क्रिकेट की निस्बत जो है दूसरे एथलीट जो है उसको इस तरह से प्रमोट नहीं होते। मगर हम देखते हैं कि मुख्तलिफ खेलों में पाकिस्तानी प्लेयर्स जो हैं वो दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि देखा जाए कि आप सबको पता है पाकिस्तान में क्रिकेट को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया जाता है। मेरे ख्याल में वो भी हमारा एक गेम का हिस्सा है, क्रिकेट भी हमारी गेम का हिस्सा है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जैसे क्रिकेट को प्रमोट करते हैं, इसी तरह हमारी दूसरी भी बहुत सारी गेमें हैं उसको भी प्रमोट किया जाए, ताकि हम इंडिविजुअल जो इवेंट है, जैसे कि मेरा जेवलिन थ्रो में, एथलेटिक्स में बहुत सारे इवेंट हैं, तो इस पे भी काफ़ी वर्क किया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे ख्याल में जैसे कि क्रिकेट पे बड़ा अपना वर्क किया जा रहा है, उस पर बड़ा पैसा खर्च किया जा रहा है, तो मैं चाहूँगा कि दूसरी गेम पे 20 से 40% आप पैसा लगा दें, उस पर वर्क कर लें, तो हम अल्हम्दुलिल्लाह ओलंपिक्स में मेडल जीत सकते हैं, बेहतर रिजल्ट सकते हैं। अच्छा, एक तो बड़ा ही आपके घर में माशाल्लाह रौनक लगी हुई है और मेहमानों की आमद का सिलसिला जारी है, और हम नाज़रीन जब इनसे अभी बात भी करने लगे थे, इन्होंने ऑन एयर आने से पहले भी बताया कि बड़ा रश है, लोग बहुत ज्यादा आए हैं, और पूरे गाँव में फेस्टिविटी होती है, क्योंकि गाँव में किसी एक शख्स की खुशी को सब ऑन करते हैं। तो ऐसा ही अरशद के साथ भी था। अरशद, आखिर में एक तो आपको दोबारा से मुबारकबाद, लेकिन साथ ही ये जो इतने इनामात के वादे किए गए मुख्तलिफ कंपनीज ने, मुख्तलिफ लोगों ने आपके लिए, हुकूमत ने भी इनफैक्ट इनामात के वादे किए, स्पोर्ट्स बोर्ड ने भी, तो क्या ये खाली वादे ही हैं या फिर ये जो वादे करते हैं ये वादे वफा भी हुए अब तक? जी नहीं, जैसा कि टोक्यो ओलंपिक्स के बाद जैसे कि वकार जका साहब ने उन्होंने अनाउंसमेंट किया था कि आप मेडल जीतो तो मैं आपको $5000 दूंगा, लेकिन मैंने मेडल नहीं जीता। उसके बावजूद उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कराची से वो एयरपोर्ट आए लाहौर, उन्होंने मुझे 10 लाख का कैश प्राइज़ दिया। अच्छा, तो इसी तरह जिसने वादा किया था अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने वादा पूरा निभाया। तो अभी मैं घर पहुंचा हूं, अपने 115 में गांव में पहुंचा हूं, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आगे आगे टाइम बनेगा तो इंशाल्लाह जिन्होंने वादे किए हैं वो इंशाल्लाह आपकी जो कमिटमेंट है, जो आपका कल्ब है, उस पर कोई भी इनाम बहुत कम है। आपने हमारा परचम दुनिया के सामने बुलंद किया, और जिस तरीके से हमारा कौमी तराना वहाँ पे पढ़ा गया, और द वे यू स्माइल्ड एट दैट टाइम, आई थिंक दैट वाज
प्राइसलेस। थैंक यू वेरी मच अरशद नदीम, द चैंपियन। आप हमारे साथ मौजूद रहें। वी विश यू बेस्ट ऑफ लक कि आप 98 मीटर्स का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ें और पाकिस्तान का नाम और बुलंद करें। और वी सो प्राउड ऑफ यू। यस, वी आर सो प्राउड ऑफ यू। अरशद नदीम हमारे साथ मौजूद थे, उनसे हम बात कर रहे थे। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब उस मौजू पे बात करते हैं जो मेरा बड़ा पसंदीदा भी है और उसके साथ साथ बहुत अहम है। पसंदीदा इन अ सेंस कि मैं समझता हूँ कि इस पे बहुत ज़्यादा बात होनी चाहिए। हम क्लाइमेट चेंज की बात कर रहे हैं और ये क्लाइमेट चेंज आपको पता है कि न सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि दुनिया भर के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन रहा है। इस वक्त इंतहाई अलार्मिंग सिचुएशन है पूरी दुनिया के लिए। पूरा मुल्क, खासतौर पे पाकिस्तान की अगर हम बात करें, इस वक्त तूफ़ानी बारिशों की लपेट में है। कराची से खैबर तक ऐसा लगता है नाजरीन पानी ही पानी है। ऐसी सूरत हाल हमने शायद पहले कभी नहीं देखी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, सिंध, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, हर जगह पे सैलाबी सूरत हाल है। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, बल्कि कहा जाए कि फट रहे हैं। इस कदर टेम्परेचर बढ़ गए हैं। नदी नालों में तुग़यानी है। बड़े पैमाने पर जो मकानात हैं तबाह हुए हैं। कंस्ट्रक्शन जितनी थी, सड़कें थी, जो कम्युनिकेशन का निज़ाम था, सब कुछ दरम बरम हो चुका है। फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा है। कई शहर ऐसे हैं जो इस वक्त ज़मीनी राब्ता जिनका दीगर इलाकों के साथ मुनक़ता है। और अब तक की जो बारिशों की सूरत हाल है और सैलाबी रेले हैं, इससे 600 से ज़्यादा अफराद के जाबक होने की इतलात मौसूल हो चुकी है। इतने बड़े पैमाने पर तबाही की वजह क्या है? ये सब मौसमियाती तब्दीलियों के बायस हो रहा है। पाकिस्तान के बात करें कि दुनिया में इस वक्त जो क्लाइमेट चेंज से सबसे ज़्यादा मुतासरा मुल्कों में पाकिस्तान 5वें नंबर पर है, जो कि एक बहुत ही तशवीशनाक बात भी है। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से जो हमने हालिया वर्षों में तूफ़ानी बारिशों का एक सिलसिला देखा, सैलाब देखे, खुशहाली देखी, शदीद कहत देखा, और ये सारे खदशात पैदा हो रहे हैं। इससे सतह समंदर में भी इजाफा हो रहा है। और समंदर में अगर हम साइक्लोन के हवाले से बात करें तो आए रोज़ कोई ना कोई ऐसा वाक़या भी देखने में आता है। जबकि गर्मी की शिद्दत और हिद्दत के साथ साथ जो हीट वेव का भी सामना करना पड़ा है, यानी हर मौसम में मुख्तलिफ तरह के जो चैलेंजेस हैं वो इस क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों को फेस करना पड़े। और जो मौसमियाती तब्दीली की वफाकी वजीर है चीरी रहमान साहिबा, उन्होंने खबरदार किया है कि इस क्लाइमेट चेंज से पाकिस्तान 2025 तक खुशहाली का शिकार हो जाएगा। और पानी के मामले पर स्पेसिफिकली अगर बर वक्त इकदाम करने की ज़रूरत है, अगर ना किए गए तो खुदा न खास्ता बहुत वर्स्ट सिचुएशन भी पैदा हो। ये मामला फेडरल कैबिनेट में भी उठाया गया है कि जंगी बुनियादों पर इस पर काम करने की ज़रूरत है। इससे फूड सिक्योरिटी मुंसलिक है और हम तो वैसे ही दुनिया का इतना बड़ा मुल्क है, 24 करोड़ से ज़ायद आबादी है। 2005 में ये तकरीबन 50 तक डबल हो जानी है ऑलमोस्ट। तो क्या करेंगे हम, किस तरफ जाएंगे? डॉक्टर परवेज़ अमीर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ा जाना पहचाना नाम है, क्लाइमेट चेंज के हवाले से इनका बहुत काम है। हमारे शो के अंदर आप पहले भी इनको सुन चुके हैं। आज फिर हमने डॉक्टर साहब को दावत दी है, चूँकि आबी उमूर के माहिर भी हैं, तो हम इनसे जो वाटर मैनेजमेंट एक टर्म है, इस पे ज़रा डॉक्टर साहब से हम राय लेते हैं। दो कि हमें पता है कि चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, सुबह खैर आपको। ये एक ऐसा मौजू है डॉक्टर साहब, मुझे लगता है कि हमें 24 घंटे इस पे बात करनी चाहिए और जब तक इसका कोई हल नहीं निकलता ये हमारी गुफ्तगू का हिस्सा रहना चाहिए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम उतने कंसर्न फिर भी नहीं है। अगर मैं आपसे मुख्तसरन ये पूछूं कि ये जो इतना बड़ा मसला खड़ा हो गया है, पानी एक जानिब ज़ाया होता है, समंदर में चला जाता है, बारिशें ज़्यादा होती हैं, दूसरी जानिब हम स्टोर नहीं कर पाते, फसलों को पहुंच ही नहीं पाता, दूसरी जानिब कहत साली खुश साली हो जाती है। ये असल मसला है क्या आपके ख्याल में डॉक्टर साहब? बेसिकली मसला यही है जी कि एक तो जो ना इसके जो पैटर्न है वो टोटली चेंज हो गया। और ना जैसे आप सही कह रहे हैं कि पाकिस्तान में नहीं, पूरी वर्ल्ड वाइड है। और पाकिस्तान को वो आप कह रहे हैं नहीं 5वें नंबर पर, पाकिस्तान नंबर 1 के ऊपर है दुनिया में। उसकी वजह है कि जो बाकी 4 ममालिक है ना जिनकी आप बात कर रहे हैं, वो 4 ममालिक की जो उनकी टोटल आबादी है वो कराची से भी कम है। उसको अगर उनको जमा कर लें तो कराची से कम आबादी बनती है। तो वी आर एट द फोर फ्रंट, इसके अंदर ना फोर फ्रंट में है। तो जहाँ तक पानी की आप बात कर रहे हैं सर, मैं यही कहूँगा कि उसको कहते हैं बुनियादी तौर पर 60 ईयर्स तक आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं की। उसको कहते हैं 1960 के अंदर हमने ये 2 डैम्स बनाए थे, जो उनसे उसको कहते हैं तरवेला का और मंगला का डैम है। हालांकि उस वक्त वर्ल्ड बैंक जो भी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी उस वक्त जो सा कोर ग्रुप आया था, उन्होंने इसके अंदर कोई 10-12 साइट्स आइडेंटिफाई की थी। अब हम लेट स्टार्ट ले रहे हैं, उसको कहते हैं ये जो सा बादशाह है या मुंडा डैम है या दूसरा ये कालाबाग एक नीचे है जिसकी कभी कभी बात हो जाती है। तो वी जस्ट डोंट हैव इंफ्रास्ट्रक्चर। हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उसके पास जो है ना 3,500 से लेकर 5,000 तक लार्ज डैम्स हैं। 500 डैम वो इस वक्त मौजूदा हालात में बना रहा है। तो वो तो अपने वाटर को जो है ना सेव कर रहा है। कहीं आपके पास तो जो जिस वक्त थोड़ी सी खुशहाली आती है हम अल्लाह ताला के आगे गिड़गिड़ाना शुरू करते हैं, जी मार दिया तबाह कर दिया। जब अल्लाह ताला की रहमत होती है हमारे पास कोई जराए नहीं है जिसके जरिए जो है ना हम उस पानी को सेव कर सकें। तो ये मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, ये जो रिकॉर्ड्स है ना जैसे अभी टूटा है सिंध के अंदर और दूसरे, ये 450% ज्यादा बारिश है जुलाई के महीने में।
450 पर, और ये इससे आप समझें कि इससे कई गुना ज्यादा जो नहीं हर दूसरे तीसरे साल ये रिपीटमेंट होगा। तो मैं तो ये समझता हूँ कि जरूरी नहीं कि डैम्स हैं जहाँ भी सेविंग कर सकते हैं। पहले हम अच्छा, जिस तरह से डॉक्टर साहब आपने डैम्स के हवाले से बात किया, ऑब्वियसली पानी, बारिशों का आना दो कि बहुत अल्लाह ताला की रहमत है। हमारे लिए अनफॉर्चुनेटली प्रॉपर एक सिस्टम ना होना ये बाइस ज़हमत बन जाता है। और हमने जो बारिशों की इंटेंसिटी दो कि ये एक नेचुरल चीज़ है, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारे कुछ ऐसे लॉन्ग टर्म प्लान्स अब होने चाहिए जब हमें एक चीज़ अलार्मिंग लग रही है कि आइंदा आने वाले सालों में पाकिस्तान को खुशहाली का सामना करना पड़ सकता है। दो कि हमारे पास इतनी बारिशें हैं, ये जो छोटे डैम्स का कॉन्सेप्ट है या इसके अलावा मुख्तलिफ रिजर्व करने के पानी के तरीके, ये सब हमारी जो कह रहे प्रायोरिटी में शामिल क्यों नहीं है? हम इस पे ज्यादा फोकस क्यों नहीं करते? जी, हम बातचीत बहुत करते हैं। हमने 2018 के अंदर जो है वाटर पॉलिसी भी दी हुई है सरकारी लेवल पर, जिस वक्त थोड़ा सा शौक है। हमारे मिनिस्टर्स भी, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब, सब बातें जो आग लगती है उसको कहते हैं बातें हम करते हैं। जहाँ अमली जामा पहनाने की बात आती है वहां पर बिल्कुल हमारा काम टोटली जीरो है। अब ये कराची के गिर्द देख लें, ये तकरीबन 35 मिलियन एकड़ फुट पानी जाएगा। इसकी मालियत जो है वो 35 अरब अमेरिकी डॉलर है। 35 अरब अमेरिकी डॉलर वो आपके सामने जो है ना जाया होगा। 2010 के अंदर जो हमारे पास फ्लड आया था, सुपर फ्लड, उसमें हमने 55 बिलियन डॉलर उसमें जाया किए। तो हम तो अपने आप के पाँव पर खुद खिलाड़ियां मारी हैं। जैसे कराची है, ये दूसरे एरियाज हैं। दो चीजें हैं जी, एक है वाटर सेविंग, जिधर भी आप कर लो, मैं ये नहीं कहता डैम्स में करो, बैराजेस में करो, अंडरग्राउंड कर लो, जिधर भी आपने करनी। दूसरी है ड्रेनेज। जो आपकी प्रॉब्लम जो सी अर्बन एरिया फ्लडिंग की आ रही है ना, वो ड्रेनेज की वजह से है। ये प्लास्टिक्स का यूज, उसको कहते हैं, कोई गटर आपके बंद हो रहे हैं, कोई आपने इंफ्रास्ट्रक्चर में इन्वेस्टमेंट की नहीं हुई। पाकिस्तान सबसे पुअर इन्वेस्टर है इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। हम बेसिकली इंफ्रास्ट्रक्चर बना देते हैं, ये अंग्रेज के दौर का बना हुआ, पिछले 200-250 साल का जो है ना बना हुआ है। उसको बनाकर रोड सिस्टम का भी यही हाल है। हम बिल्डिंग के अंदर बुरे नहीं है क्योंकि उसके अंदर पैसे बनते हैं, फिर हम उसके अंदर जो है ना लवाजमात डाल देते हैं रिपेयर की, कि जी रिपेयर और मेंटेनेंस। अच्छा, डॉक्टर साहब, फिर जो है ना ठेके वेके इस तरह की चीजें चलती हैं। तो ये मासिव करप्शन भी इसके साथ जो है ना वाटर सेक्टर के साथ भी अटैच्ड है। ये मैं नहीं कहूंगा कि वाटर सेक्टर से डॉक्टर साहब इस वक्त मसला डॉक्टर साहब सिर्फ ये नहीं है कि हम क्या मुझसे बहुत बेहतर समझते हैं। इस वक्त मसला ये भी है कि जो करें वो कैसे करें। वसाइल ही नहीं है हमारे पास। हम अपनी डेट सर्विसिंग के अंदर हमारे बिलियंस ऑफ रुपीस जाते हैं जो सिर्फ हमने कर्जों का सूद देना होता है। उसके अलावा हम आवाम के लिए डेवलपमेंट बजट तो हमारा है ही नहीं। चंद सौ अरब का डेवलपमेंट बजट है, वो भी लैप्स हो जाता है, वो भी लग नहीं पाता है, और वो भी कहीं ना कहीं मुख्तलिफ मद के अंदर उसको एडजस्ट कर दिया जाता है। तो अब सवाल यहाँ पे ये भी है कि एक वक्त ऐसा था कि मुख्तलिफ जो बड़े डोनर्स थे वो पाकिस्तान पे ट्रस्ट किया करते थे, हमारे बड़े अच्छे म्यूचुअल रिलेशन हुआ करते थे, और कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते थे। ये बड़े डैम्स जो हमने बनाए, ये बैनुल अक़वामी कोलैबोरेशन से ही हमने बनाए। लेकिन अभी तो कोई ऐसी सूरत हाल भी नहीं है। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने रिसोर्सेज से क्या करे? आई मीन दे डोंट नो हाउ टू डू दैट। आप कोई हेल्प कर सकते हैं बीइंग एन एक्सपर्ट कि इस तरीके से डुएबल है? जौन से बैंक्स जौन से ये इसकी मेन जौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है ना, खासतौर पर जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसके अंदर पैसा हमेशा अवेलेबल होता है। इट्स एन इकोनॉमिक प्रोपोजिशन होती है। ये आपके हमारे इमोशंस के लिए कि हमारी जरूरत है, ये इकोनॉमिक प्रोपोजिशन है कि जी डैम लगाओ, उसके अंदर जो है ना पैसा लगाओ और पैसे में से पैसा निकालो। जो हाइड्रो पावर है ये आपको 4 साल के अंदर जो है ना ये पैसे वापस देता है। यही डैम जो है तालाबाग वाला अगर आप बिल्ड कर लें, दूसरे डैम 13 से 15 साल लेंगे, उसको कहते हैं जो बादशाह डैम है। ये डैम 5 साल के अंदर ऑनलाइन आ जाता है। आपका जितना भी ये पीछे से फ्लडिंग आ रही है, जो इंडस के ऊपर फ्लडिंग आ रही है, उसके ऊपर आपका शोर खत्म हो जाता है। सेकंड जो सी ऑप्शन है वो है ये जो पानी अब जैसे इंडिया छोड़ रहा है, वो इंडिया के पास एक्सेस होता है तो वो पानी छोड़ेगा, आपके सतलुज में भी छोड़ेगा, आपके रावी के अंदर भी छोड़ेगा। उस पानी को आप चैनल करें अपने डेजर्ट्स की तरफ। हम कहते हैं कि जी ओ देखो जहमत कर दीजिए, हमें बताया भी बहुत में लेट है, उसको कहते हैं देखो जी हमारी इतनी तबाही हो रही। जो एक्सेस वाटर इंडिया के पास होगा वो पाकिस्तान आएगा। वो अगर उसके पास यूज उसकी नहीं, वो कोशिश कर रहा है, इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपना करने के लिए, उस पानी को आप जो है जी डाइवर्ट करें अपने जो है ना ड्रायर एरियाज हैं जिधर फूड सिक्योरिटी की। और डॉक्टर साहब कहते हैं करामी की इबादत, क्या ये भी बहुत महंगा प्रोजेक्ट है डैम्स बनाने की तरह, वाटर को चैनल करना, वाटर का पानी का रुख मोड़ना उन इलाकों की तरफ जहां जरूरत, ये भी उतना ही महंगा जितना डैम्स? हम जो है इसके अंदर जो सा अभी एक मैं एग्जांपल आपको दे देता हूं। मैंने 2 साल पहले जो है इसके अंदर एक लीड की थी, उसको वर्कशॉप सुप्रीम कोर्ट के लिए। उसके अंदर जो सेक्रेटरी साहब हैं वो कह रहे हैं जी मुझे 6 से 8 हजार रुपया दे दें। सिंध के जो से सेक्रेटरी इरिगेशन थे। अच्छा। मैं ये पानी जो है ना इसके अंदर से चोलिस्तान की साइड से हाकड़ा के जो पुराना रिवर बेड था, मैं इसको जनाब उसके अंदर थरपारकर के अंदर फेंक देता हूँ।
बात प्रैक्टिकल बातें करने की ये जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ना, इसके लिए भी पैसे हैं। आपके जो दोस्त हैं, आपके जो इंटरनेशनल डोनर्स हैं, वो मुझे बताएं ना जी कि आपको पैसे चाहिए, पैसे देते हैं डैम बनाने के लिए, खाने के लिए कोई नहीं देने को तैयार। जो हमारी रेपुटेशन है जो थी ना, उसके अंदर कोई बंदा इसको इस तरह पैसे लगाने को तैयार नहीं है। सऊदीज लगाने को तैयार है, सारे बंदे आएंगे, देयर इज मनी टू बी मेड। उसका एक बॉन्ड अभी क्रिएट करें ना, उसको कहते हैं $5 बिलियन का बॉन्ड क्रिएट करें, जिसका इंटरनेशनल गारंटर हो, पाकिस्तान गवर्नमेंट गारंटर हो। पैसे सुबह आने शुरू हो जाते हैं। लेकिन तो आप कह रहे हैं कि somehow we lack the will। डॉक्टर साहब टाइम कम है, अब एक थोड़ा सा मैं चाहता हूं कि हम अगर इतनी थ्रेटनिंग सिचुएशन को डिस्कस कर रहे हैं तो आप हमें बताएं कि अगर ये सिचुएशन ऐसे ही चलती रही, ऐसे ही वाटर रिजर्वाइज ना बने, वाटर स्टोरेज ना हुआ, हमने इसको बेहतर तरीके से मैनेज ना किया, ये सूरत हाल अगर ऐसे ही चली तो अगले 10 सालों में, अगले 5 सालों में आप क्या सूरत हाल देख रहे हैं? सर आप सूरत देख रहे हैं कि उसको कहते हैं आपकी ऑलरेडी 5 से 7 मिलियन टन आप इस साल गंदम जो थी ना, वो उसको कहते हैं मंगवा रहे हैं। आप क्लाइमेट चेंज कहते हैं, उसमें पानी का भी एक बहुत बुनियादी आंसर है। अगर नहीं होगा तो आपकी 30 to 40% जो सी ना रिडक्शन हो जाएगी वीट प्रोडक्शन की। आप भूखा मरना शुरू हो जाएंगे। और क्या, उधर से रशिया की वार चल रही है, उसको कहते हैं वहां से जो कहते हैं ना कि हम यूक्रेन से गंदम मंगवा लेंगे, अमेरिका से मंगवा लेंगे, वो गंदम शंदम कोई नहीं है। पाकिस्तान अपने लिए सिर्फ प्रोड्यूस नहीं करता, हम जो सा प्रोड्यूस पूरे खिते के लिए करते हैं। हमारे साथ तो अफगानिस्तान जितने ये साथ वाले मुल्क हमने प्रोड्यूस करके देना। तो एग्रीकल्चर को सबसे बड़ी प्रायोरिटी में, मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ना मौजूदा गवर्नमेंट की है, ना इससे पहले गवर्नमेंट की ज़रूरत है, ऐसे लूली लंगड़ी किस्म की ज़रूरत है, इसके ऊपर कोई तवज्जो नहीं। अपने इन्हीं वसाइल के साथ अगर हम इसको बेहतर मैनेज करें। ठीक हो गया, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। इम्पोर्टेंट आपने पॉइंट रेज किया और ऑब्वियसली क्लाइमेट चेंज इट्स रियल थ्रेट टू द वर्ल्ड, बट बेसिकली पाकिस्तान के अंदर हमारी ज़राअत, हमारे जो ओवरऑल इम्पैक्ट आ रहा है हमारे ग्लेशियर्स को लेकर, हमारे पानी की जो हम देखते हैं सैलाब आते हैं, उसके अलावा साइक्लोन का मामला है, ये सिर्फ क्लाइमेट चेंज की वजह से। और पाकिस्तान ममालिक में जिसको सबसे ज़्यादा थ्रेट है इस क्लाइमेट चेंज के लिए, इसके लिए अगर बर वक्त इकदाम ना किए गए, अल्लाह ना करे आने वाले सालों में पाकिस्तान को बहुत चैलेंजिंग सूरत हाल फेस करना पड़ सकती है। फेस कर रहे हैं हम, कर रहे हैं, तो इस पे इकदाम करने की फौरी ज़रूरत है। इसी नोट पे जी हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब जिस टॉपिक पे हम बात करने लगे हैं वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आपकी खुराक से रिलेटेड, आपकी जो मेंटल हेल्थ है उसके हवाले से है, क्योंकि नॉर्मली हमारी जो मेंटल हेल्थ की स्टेबिलिटी होती है वो एक बहुत बैलेंस डाइट के साथ होती है, और ये बहुत कम लोगों को पता है कि हम जिस तरह की डाइट कंज्यूम करते हैं वही हमारी सेहत पर असरअंदाज होती है। मगर एक रिसर्च के मुताबिक सेहतमंद खाना गैर सेहत बख्श भी हो सकता है। इसकी बड़ी वजह यह होती है कि बहुत सारे लोग मुख्तलिफ डाइट प्लान्स ले रहे होते हैं, जिसमें कीटो है या दीगर डाइट्स हैं, और फिर जो भी वो डाइट इस्तेमाल कर रहे होते हैं तो वो जो दूसरे लोग होते हैं जो उनसे उनका सोशल इंटरेक्शन होता है वो उनसे उस तरह से इंटरेक्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो एक स्पेसिफिक डाइट प्लान को फॉलो कर रहे होते हैं। जैसे हम एक सोशल डिस्टेंसिंग, आइसोलेशन आप इसको कह सकते हैं, कि हम उन लोगों से खुद को बिल्कुल अलग कर लेते हैं। अगर हम 10 जगह पे 10 लोगों के साथ बैठे हुए एक जगह पे, तो हमारा होता है जी हम हेल्दी डाइट खाएंगे, वो लोग मुख्तलिफ किस्म की डाइट खा रहे होते हैं। इसमें क्या बुरी बात है? नहीं, बुरी बात नहीं है, पर एक जो आपकी सोशल इंटरेक्शन होती है, इट हैज अ ग्रेट इम्पैक्ट। ये आपको लोनलीनेस या लेफ्ट आउट भी फील करा सकती है, क्योंकि लोग शायद उस तरह से नहीं होते। ये रिसर्च कहती है, ये मैं नहीं कह रही। इस हवाले से हम जरा एक स्टैंप लगवा लेते हैं इस रिसर्च पे। डॉक्टर सहर चावला हमारे साथ मौजूद हैं। आपको मुझे लगता है डॉक्टर सहर खुद सबसे ज्यादा ये करती होंगी। डॉक्टर सहर आप ये करती है? अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। डॉक्टर सहर, मुझे आपकी हंसी बता रही है कि आप खुद ये करती हैं, जिसमें आज आप हमें कमेंट देने वाली हैं। इमरान सही कह रहे, शुरू में मुझे लगा अरमला मुझे ताने मार रही है, लेकिन मजाक के अलावा 2-3 बातें इसमें करना चाहूंगी। सबसे पहली बात जो नाज़रीन को कहना चाहूंगी, सबसे ज्यादा जरूरी जिंदगी में खुश रहना है। खुश रहने से ज्यादा हेल्दी रहने की कोई बड़ी नहीं है। दूसरी बात ये कहना चाहूंगी, खुश रहना और अपनी खुशी और सेल्फ केयर को गलत आदतों के मुतरादिफ समझना, ये अहमकाना हरकत है। तीसरी चीज, गलत काम अगर 90% लोग कर रहे हैं और सही काम 10% लोग कर रहे हैं, तो 90% वाला काम सही नहीं हो जाता। सही काम वही रहता है जो 10% वाले लोग कर रहे हैं। अच्छा, चौथी बात जो मैं करना चाहूंगी, इसलिए अरमला मैं इन सारी डाइट्स के अगेंस्ट हूँ, पेलियो, एटकिंस, कीटो, जो कि खास फूड ग्रुप्स को एक्सक्लूड करती हैं। आप समझ रही है मेरी बात? यानी अगर आप कहीं बैठे
अगर आप कहीं बैठे हैं, आप प्रोटीन के अलावा कुछ नहीं ले सकते। अगर आप कहीं बैठे हैं, आप दिमाग में कैलकुलेटर ही चलाते रहेंगे कहीं मैंने 20 ग्राम से ऊपर कार्बोहाइड्रेट तो नहीं ले लिया। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को मेडिटेरेनियन डाइट्स के चार्ट्स बना के देती हूँ जिसमें हर फूड ग्रुप इंक्लूडेड है। जब आप वो डाइट करेंगे इमरान और अर्मिला जिसमें हर फूड ग्रुप इंक्लूडेड है, तो आप जहां पे भी बैठेंगे आपके पास हेल्दी ऑप्शंस होंगी। अनहेल्दी ऑप्शंस तो वैसे ही किसी को भी नहीं सिलेक्ट करनी चाहिए। अगर 10 लोग, मैं जब जॉब करती होती थी, मेरे ऑफिस में ब्रेक टाइम में सब लोग समोसे मंगवाते थे, मैं उनके साथ बैठती थी, मैं समोसा नहीं खाती थी, मैं 2 उबले अंडे खाती थी, लेकिन मैं उनके साथ बैठती भी थी, मैं हंसती भी थी। आपके ऑप्शंस, इसलिए मैं उन सबके समोसा खाने को बिल्कुल एडवोकेट नहीं करूंगी और वो करना भी नहीं चाहिए डेली बेसिस पे, वंस इन अ ब्लू मून हो गया, लेकिन आप हेल्दी ऑप्शन सिलेक्ट करें। इस टॉपिक में सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है ना, वो ये है कि आप किसी ऐसी डाइट पे ना जाएं जो किसी फूड ग्रुप को एलिमिनेट करती है या करती है। और एक और बात भी यहाँ पर जो मैं बात करना चाहूंगी, बिकॉज मैं लाइफस्टाइल काउंसलर भी हूँ, कि सोशल रहें, लोगों से मिलें, दोस्त बनाएं, अच्छी एक्वेंटेंसेस बनाएं, प्रोफेशनल, पर्सनल, सोशल, ये आपकी उम्र लंबी करती हैं। दोस्तों में बैठें, हंसें, इसके लिए टाइम निकालें। जैसे आप पैसे बनाने के लिए पूरा दिन टाइम निकालते हैं, स्लॉट्स देते हैं अपनी जिंदगी में डिफरेंट लोगों को, दोस्तों को जगह दें, क्योंकि कुछ अरसे बाद सबसे ज्यादा यही दोस्त और यही लोग जो हकीकी मानों में आपके अपने आप के काम आएंगे। आपने हैप्पीनेस की बात की। अब मेरे जैसे बंदे की हैप्पीनेस तो फास्ट फूड खाना है, तो आई लाइक टू ईट अ बर्गर, लेट्स सपोज, तो अगर वो मैं नहीं खाऊंगा, उसको छोड़ के मुझे कुछ हेल्दी एज यू सपोज एज यू सजेस्ट खाना पड़ेगा, तो मेरी तो हैप्पीनेस थोड़ी कम हो जाएगी ना डॉक्टर साहब। बस अब खत्म, तो हाउ टू ऐड दैट, जिंदगी में खुशी तो खत्म हो जाएगी फिर। इमरान, यू कैन अफोर्ड टू ईट जंक बर्गर। जब कुछ साल बाद मेरे जितने हो जाएंगे ना, फिर आप खुद ही कहेंगे नहीं मुझे जंक बर्गर जो है वो नहीं खाना है। अभी पता है बात क्या, मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, मैं इस बात का जवाब दूंगी। जवानी में इंसान को जवानी चलाती है, बुढ़ापे में उसको उसके असूल चलाते हैं। आपको कैसे पता लगता है कि आप ठीक थे जिंदगी में या नहीं? जब आपकी उम्र बड़ी होती है, अभी शो से पहले किसी ने मुझे एवरग्रीन कहा था, जब आपकी उम्र बड़ी हो रही होती है या बड़ी होती है, तब अगर आप सेहतमंद और रेडिएट करते हैं, इसका मतलब है जवानी में भी आपको जवानी नहीं, आपके असूल चला रहे थे। तो असूल ठीक रखना हमेशा बहुत ज्यादा जरूरी है। और इमरान, जोक्स अपार्ट, खाने से हैप्पीनेस कॉन्स्टेंटली डिराइव करना, और उसके बगैर, ये मैं आपको नहीं कह रही, मैं एक जनरल बात कर रही हूँ, और उसके बगैर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस ना फाइंड कर सकना, ये अच्छी चीज नहीं है। ये जंक फूड की तरफ एडिक्शन को वो करती है, सिग्नल करती है। अभी पिछले दिनों मैंने एक चैनल पे सेगमेंट किया था, मैंने उसमें यही बताया था कि शुगर और जंक दिमाग के सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट कर देते हैं। हम ह्यूमन बीइंग्स ऐसे प्रोग्राम्ड होते हैं कि अल्लाह ताला हर वक्त हमारे सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स एक्टिवेट नहीं करता, वो आपको हाई एक्सटेसी देते हैं। व्हेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ शुगर, व्हेन वी स्टार्ट कंज्यूमिंग अ लॉट ऑफ जंक, सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स की एक्टिवेशन जरूरत से ज्यादा हो जाती है। ये वो रिसेप्टर्स होते हैं जो ड्रग्स लेने के बाद एक्टिवेट होते हैं। इट इज अ सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म। अब आपको हर वक्त चस्का है, अब आपको हर वक्त सुप्रानॉर्मल रिसेप्टर्स को एक्टिवेट करना है। यू नीड टू फील गुड वंस इन अ ब्लू मून, इट्स ओके। और एक और चीज, जैसे नमाज की आदत कायम करने में 40 दिन लगते हैं, लिटरली जंक फूड छोड़ने में 40 दिन लगते हैं। अगर आप बहुत क्रॉनिक एडिक्ट जंक फूड के 40 दिन अपने ऊपर जबरदस्ती करें, आपकी शुगर क्रेविंग्स गायब। शहर अगर 40 दिन ना भी इंतजार करें, वो 10 दिन का जिस जंक फूड आपके मुंह पर, आपके बॉडी पार्ट्स पे नजर आएगा, आपको खुद ही डिप्रेशन होगा और फिर आपको इस क्रोनिक वो चीज से भी निजात मिलेगी। डॉक्टर सर, ऑब्वियसली हेल्दी डाइट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और जिस बैलेंस डाइट की हम बात कर रहे हैं, हम बार बार इसको आप भी रिकमेंड करती हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे हमारी कुछ फूड चॉइसेस इतनी अनस्टेबल होती हैं कि हम उसको उस तरह से नहीं कर पाते। क्विकली बता दें कि हम इसको किस तरह से मैनेज करें। चीट डेज जरूर रखें, चीट डेज नहीं रखेंगे फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे। इफ यू आर इन योर 30s, अपने महीने में 2 चीट डेज रखें। इफ यू आर इन योर 20s, महीने में 4 चीट डेज रखें। उस पर जो दिल करता है खाएं, उसके अलावा स्टिक टू अ हेल्दी डाइट। और प्लीज ऐसी कोई भी डाइट प्लान, हम टाइम हमारा खत्म हो गया, हम मेयर से भी चीट डेज रखते हैं, चाहे रिलेशंस में हो या खाने में हो, ये मसले चलते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, टाइम हमारा खत्म हो गया। फॉर द टाइम बिंग ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे, और अब बारी है हमारे सेगमेंट मेरा घर की, जिसमें सारा बलोच हमें दिखा रही हैं पाकिस्तान में आर्ट्स की तशहीर और तरवीज के इदारे बनाने वाले लिविंग लेजेंड नईम ताहिर का घर, और उनसे क्या बातें हुई। देखते हैं आज का सेगमेंट मेरा घर।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और सुबह बखैर दोस्तों। मैं हूँ सारा बलोच और आज आप देख रहे हैं मेरा घर की एक ग्रैंड न्यू एपिसोड। अच्छा, आज का शो बड़ा ख़ास है मेरे लिए और आपके लिए भी, क्योंकि हम वो जनरेशन हैं जो अपनी रूट से कनेक्ट तो रहना चाहते हैं, लेकिन हाँ, हमारी शायद वो सोबत में वैसे लोग नहीं हैं आज। तो आज का शो मेरे लिए, आपके लिए, हम सब के लिए एक लेसन है, एक लर्निंग है। आर्ट्स और कल्चर किसी भी मुल्क के लिए सफ़ीर का किरदार अदा करते हैं। अगर हम पाकिस्तान के हवाले से बात करें तो माशाल्लाह पाकिस्तान ने ऐसे बेशुमार फ़नकारों को जन्म दिया है जिन्होंने ना सिर्फ अपना नाम रोशन किया बल्कि साथ साथ अपने मुल्क का नाम भी पूरी दुनिया में मनवाया। आज मैं आपको जिनके घर लेके आई हूँ उनका शुमार पाकिस्तान के मोस्ट रिस्पेक्टेड फ़नकारों में होता है। यूँ कह लें कि आज की तारीख में मौजूद पाकिस्तान में आज की तशहीर और तरवीज के इदारे उन्हीं के हाथों से बने हैं। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ लिविंग लेजेंड नईम ताहिर साहब की। हम बात करें परफॉर्मिंग आर्ट्स की और उनका नाम ना लें ऐसा तो हो नहीं सकता। मेरे लिए आज का शो बहुत अहम है। अंदर जाते हैं, उनसे मुलाकात करते हैं, उनकी ज़िंदगी का जो निचोड़ है वो जानने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ रहिए और आइए मुलाकात करते हैं नईम ताहिर साहब से। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? सो नाइस टू सी यू। सो नाइस टू सी यू। मुझे बताएं, आप ये रोज़ इतनी जल्दी उठते हैं या आप आज उठे हमारे लिए? मैं काफ़ी जल्दी उठता हूँ। हाँ। जनरली और फिर दोपहर में सोता हूँ। दोपहर में सोते हैं। अच्छा, हमारा एक बहुत ही पुराना ताल्लुक है। हमने साथ में ड्रामा भी किया संसार, और मैंने इनसे जो उस ड्रामे में सीखा दोस्तों, वो मैंने किसी और फनकार से आज तक नहीं सीखा है। मैं तो समझता हूँ कि सीखने वाले का कमाल है अगर वो सीख ले। अच्छा, टुडे हम चाहते हैं कि आपका घर भी साथ साथ देखें, बातें भी करें, लेकिन ये जो इतना खूबसूरत एंटीक दरवाज़ा है दोस्तों, आप लोगों को शायद ना पता हो, इनके घर में जो भी चीज़ है उसके पीछे कोई ना कोई कहानी है। हम गए थे बॉम्बे में हमारे बहुत से हैं जाने वाले, कामिनी कौशल, दिलीप कुमार, राज कपूर, सारे के सारे। वहाँ हम ठहरे हुए थे हॉलीडे इन में। हॉलीडे इन में एक नुमाइश लगी हुई थी इंडिया के बेहतरीन डोर्स की। वाओ। तो वो इससे कोई 8 गुना बड़ा हवेली का दरवाज़ा था। मैंने उसकी तस्वीर उतार के यहाँ आके उसकी सारी डिटेल बनाई। यहाँ एक ये है चढ़ावे का काम, जो चढ़ावे का काम यहाँ कोई नहीं जानता। ये एक धात और है, ये धात और है। हाँ, तो फिर मैंने वो एक बंदा तलाश किया, यहाँ होता था लाहौर में शदरे में, उसने फिर इसको बनाया। इसको कोई लग गया साल बनाने में। हमें क्या क्या दिखाने वाले आए ना, हमें लेके जाइए। सभी कुछ देखें, पहले आप। अच्छा, पहले आप। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ आपके। थैंक यू। माशाल्लाह, दिस हाउस की जो एंट्रेंस है इट्स ब्यूटीफुल। ये कितने साल पहले घर बनाया था? ये मैंने 91 में कंप्लीट हुआ था। इस घर में तामीर तो है, इसमें मोहब्बत बड़ी है। इसमें नेशनल कॉलेज के मेरे सारे दोस्त स्टूडेंट, उन्होंने कहा जी हम आपकी छत पेंट कर देते हैं। एंड दे केम और उन्होंने सारी छत पेंट की। आजकल कौन अपनी छत पेंट कराता है? यस। अच्छा, फिर ये बहुत मशहूर आर्टिस्ट हैं। आई कैन सी द पेंटिंग। एजाज अनवर ने ये पेंटिंग की। वो पुराने शहर की पेंटिंग्स करते हैं। अब देखिए इसमें ये जो है ना, ये दारुल इरशाद हमारा इदारा था एक ज़माने में। सर सैयद अहमद ख़ान के साथ शम्सुल उलमा ने ये ख़वातीन के लिए बनाया था, और ये उसमें ताजब की तस्वीर भी लगा दी हुई है। खूबसूरत और वाटर कलर किया हुआ है। पाकिस्तान का एक बड़ा नाम। अच्छा, मुझे एक और भी कैलीग्राफी भी नज़र आई। आई रियली वांट कि आप लोग भी वो देखें अगेन। ये भी पाकिस्तान का एक बड़ा नाम, बहुत बड़ा नाम, गौहर कलम है, उन्होंने ये मुझे दिया। और फिर ये देखिए, आप अब हमें अभी वो नहीं है मौजूद, बट क्या खूबसूरत काम है। ये हिजाब इम्तियाज़ अली की है, मैंने सौगात के तौर पे रखी हुई है। उनको बहुत पसंद थी ये। हिजाब यहीं रहती थी ना? यहीं रहती थी। ये बड़ा एक शौक होता है, बड़ी जिम्मेदारी होती है। एक और चीज़ हमें नजर आ रही है, एंड आई लव दिस। ये एक फ्रेंच आर्टिस्ट हैं, मसूद कुहारी। मसूद कुहारी यहाँ आए हुए थे, और चूँकि मेरा ताल्लुक़ रहा है आर्टिस्ट से, और मैंने कोशिश की है हर एक की मदद करूँ, तो बहुत मेरे ममनून थे। वो कहने मैं तुम्हारे लिए कुछ करना चाहता हूँ। मैंने कहा जो तुम्हारा जी चाहे। तो उन्होंने एक ये और एक और ये उन्होंने, क्योंकि ये देखिए ना, इसमें ये मास्क है, ये मेरे थिएटर की रिवायत से उन्होंने ये मास्क बना के इसमें दिया है। साथ में कुर्सी और इसकी क्या कहानी? इसकी भी कहानी यकीनन। ये कुर्सी जो है ये हमारे वुड वर्क की एक बेहतरीन मिसाल है। अगर आप देखिए, मैं ये उतार दूँ इस पे से,
तो ये इतनी जगह है बैठने की, और ये पूरी एक शाहाना सी कुर्सी है। मैं एक ज़माने में फर्नीचर भी एक्सपोर्ट करता था। हाँ, तो मैंने जब देखा, मैंने कहा कि हमारे इतना अच्छा काम होता है, तो एक्सपोर्ट तो कर दिया, ये मैंने अपने पास रख लिया। आई हैव बीन चेयरमैन ऑफ कारपेट एक्सपोर्ट एसोसिएशन ऑफ द नेशन। मैंने जब टेक ओवर किया था उस वक्त पाकिस्तान की एक्सपोर्ट थी 500 करोड़। जब मैंने उसको अपनी टर्म पे एंड किया तो मैं 5000 करोड़ पे ले गया था। माशाल्लाह। मतलब ये, और ये इज वन ऑफ माय कारपेट। प्लीज इसको फोकस करें, इसको देखिए। तो ये तो हमें मालूम ही नहीं था। ये सब आहिस्ता आहिस्ता पता और भी लगता कुछ है। दिखाएं जो हमें नहीं पता। ये तो हम बात कुछ करने आए थे, बात कुछ और हो रही है, पर क्या बात हो रही है? मैंने सारी जिंदगी कुछ न कुछ किया ही है। हाँ, ओके। ये तो बहुत सारे यहाँ पे ट्रॉफीज हैं। ये किसकी हैं? ये मेरी हैं। हॉर्स एंड कैटल शो के सिलसिले में मैंने वहाँ एक, आपने शायद चाइनीज़ शो देखो, कैलिस्थानी में हज़ारों बच्चों के साथ शो होता है, वो मैंने क्रिएट किया था। तो मुझे इस पर स्पेशल इंस्टीट्यूट करके अवार्ड दिया गया, मेरिटोरियस सर्विसेज टू नेशन। अच्छा, एक और चीज़ है जो कि मैंने सुनी है, आज मैं अपने आंखों से देख भी रही हूँ, पढ़ भी रही हूँ, कि फैज़ अहमद फैज़ साहब ने खूबसूरत तरीके से ये सहरा लिखा और इन्होंने इसको गाया। जी, ये आपकी शादी में हुआ जी, था? मेरी शादी का सेहरा फैज़ साहब ने लिखा, नूर जहाँ ने गाया, और ये वाहिद सेहरा है जो फैज़ साहब ने लिखा और वाहिद सेहरा है जो नूर जहाँ ने गाया। तो हम चाहते हैं कि अगर आप पढ़ दें। बस इसका मैं एक शेर पढ़ देता हूँ। हाँ। सजाओ बज़्म दरे मैं कदा कुशादा करो, उठाओ साज़ तर्ब एहतमाम इबादत करो, यानी सेलिब्रेट करो। ये सब अवार्ड्स हैं जो हमारे ख़ानदान के अरकान को वक्तन फ़वक्तन मिलते रहे हैं। माशाल्लाह। मसलन सैयद इम्तियाज़ अली ताज साहब को पहले तमगा इम्तियाज़ मिला, फिर प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला, फिर हिजाब इम्तियाज़ अली को सितारा इम्तियाज़ मिला, फिर यास्मीन को सितारा इम्तियाज़ मिला, फिर मुझे मेरिटोरियस सर्विस का अवार्ड मिला, और वो जो आखिर में है वो है नेशनल आइकॉन का, जो हमें 2 साल पहले मिला। खूबसूरत, इतना कुछ है, इतना कुछ है सेलिब्रेट करने को। ये तस्वीर जो है, हाँ। और वो तस्वीर जो है, जी। ये A.R. चुगताई मशहूर ओह आर्टिस्ट। माय गॉड, जरा करीब से चल के ये देखते हैं। उनकी है। वाह 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 वाह, चुगताई साहब की खूबसूरत। और इन्होंने ये हमें शादी पे तोहफा दी थी। और ये है ज़हूरुल अखलाक मरहूम की पेंटिंग, और क्या चाहिए? पहली पेंटिंग जो उसने कभी बनाई और बिकी। अरे वाह, माशाल्लाह। ये मेरी किताब है, 8 साल की रिसर्च, beautiful. मलूहाज ऑफ द इंडस वैली, 8000 BC, 8000 BC to 500 BC। रिसर्च की, वो भी आपने हिस्ट्री पे। मुश्किल था ये, फिर क्यों? बस इंटरेस्ट, दिलचस्पी की बात है। यहाँ से मैं अपनी इंडस्ट्री छोड़ के चला गया कि मैंने इसको मुकम्मल करना। 7 साल मैंने इस पर रिसर्च की। जिंदगी के 7 साल व्यक्त 7 किए इस साल, बुक के लिए। जबकि मैं प्राइम पे था, मेरी इंडस्ट्री चल रही थी, सब कुछ हो रहा था, सब कुछ एक दिन छोड़ दिया। अब हम कहाँ जा रहे हैं? चलिए जहाँ बुक यहाँ रखते हैं प्यार चले, से। तो थोड़ा नाश्ता वाश्ता कर हाँ लो। प्लीज, खाने का चाय वाय बहुत पी लो। शौक है हम दोनों को। सारा जी। मैंने आपके लिए पराठे और ऑमलेट भी बनवाया है, इसलिए कि आपका नाम सारा तो फॉर्मल नाम है ना। असल में तो आपका नाम चटोरी है। तो चटोरी के लिए ये ऑमलेट, थैंक यू तो ये सो मच। चटोरी के लिए पराठा, और चटोरी के लिए वो बाकी चीज़ें भी हैं, चाय वाय। लाहौरी मतलब ज़रूरी है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, वो ये कि आपकी तो फैमिली माशाल्लाह डॉक्टर्स की फैमिली, ठीक है, और वहाँ पे परफॉर्मिंग आर्ट्स ऑप्ट करना, ये शौक था या ये मौजज़ा था? ये दोनों ही थे। ये दोनों थे। पाकिस्तान को आप कहाँ देखते हैं आप? हाउ डू यू सी आवर कंट्री नाउ? यूँ समझिए कि एक टर्निंग पॉइंट आया हुआ है। 30 साल से एक ख़ास किस्म की हुकूमतें चल रही थी। ज़ात पहले थी, जी। कौम बाद में थी। अब कौम चाहती है कि ज़ात बाद में हो जाए और कौम पहले हो। अगर कौम पहले होगी तो मुल्क बनेगा। अच्छा, ओके, सो टेल मी अबाउट दिस बिग थिंग। मुझे पता है कि अगर हम बात करें शहनशाह गज़ल मेहदी हसन खान साहब की, आप पहली बार उनसे कैसे मिले थे? वो एक कहानी है पूरी। आई वांट टू नो दैट। मैं जाता था कॉलेज या स्कूल साइकिल पे, रास्ते में रेडियो स्टेशन था, उसमें मैं ऑडिशन
देना चाहता था, लेकिन नुक्कड़ पे एक साइकिल की दुकान थी, वहाँ कभी कभी साइकिल पंक्चर हो जाती थी, ख़राब हो जाती थी, तो वहाँ एक साहब हमारा पंक्चर वंक्चर लगा देते थे। बाद में मालूम हुआ कि वो मेहदी हसन थे। एंड व्हेन यू गॉट टू नो कि वो मेहदी हसन खान साहब थे, क्या कैफियत थी? इतना हम्बल, इतना नफीस, इतना लविंग आदमी। मैं चाहती हूँ कि हम ज़रा अब घर के उस तरफ जाएं, आपको मज़ीद थोड़ा सा और घर दिखाएं जहाँ बैठ के ये लिखते हैं। अच्छा, आपके अपने जो बनाए हुए अदारे हैं, क्या आप उनकी परफॉर्मेंस से सेटिस्फाइड हैं? देयर सो मेनी इंस्टीट्यूट्स, राइट? जितने मैंने इदारे बनाए वो शुरू में इदारे थे, मैंने कोशिश की उनको इदारे बनाऊं, और जब मैं चला गया तो सिर्फ पेंशन लेने के लिए और नौकरी करने के लिए सिविल सर्वेंट ने कंट्रोल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे एक पूरी फैमिली वॉल है और एक्सटेंडेड फैमिली वॉल है, आपने किसी को नहीं छोड़ा। आई थिंक यू हैव नॉट मिस्ड आउट एनीवन। रिसर्च करता हूँ मैं, प्रिजर्व करता हूँ मैं, स्टोर अपने ख़ानदान की भी हिस्ट्री, तो बहुत तस्वीर जमा हो गई। तो एक दिन मैंने कहा इनका क्या करें, ये तो दुनिया में तो हॉल ऑफ फेम है, यहाँ क्या करें? तो अली के मुंह से निकला, यहाँ हमें एक वॉल ऑफ फेम बनानी चाहिए। ओह अली। तो मुझे ये आइडिया बहुत पसंद आया, मैंने कहा हम वॉल ऑफ फेम बना लेंगे। लेट्स गो टू हिज स्टडी और आपको दिखाते हैं कि ये कौन सी ऐसी जगह जहाँ बैठ के ये अपने आप से बात करते हैं, जहाँ बैठ के रिसर्च पढ़ते हैं और फिर बुक्स जो है पब्लिश भी करते हैं। आइए। कितनी अब तक पब्लिश कर ली होंगी आपने बुक्स? मैंने कभी गिना नहीं, फिर भी किताब लिखता हूँ, देता हूँ, वो 20 तो हो गए होंगे। बेसिक व्हिच इज क्लोज टू योर हार्ट, वो ये होती है तारीखी तफसील सेले रवा। हाँ, ये बहुत अहम है, इस लिहाज से अहम है कि मैंने ये इस सब कॉन्टिनेंट की गुलामी के इब्तिदा से लेके आज़ादी तक का जो सफ़र है उसको एक ड्रामे की सूरत में रखा। आपका बहुत शुक्रिया इतना प्यारा टाइम हमें देने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका भी। तो मुझे सारा बलूच को दीजिए इजाज़त, अपना ख्याल रखें और जाते जाते मिल के कहेंगे, हम कौमियत के बारे में बात हो रही है, पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। वेलकम बैक। वक्त हुआ चाहता है हमारे सेगमेंट उम्मीद पाकिस्तान का, जिसमें हम मुख्तलिफ ऐसी शख्सियात से आपको मिलवाते हैं जिन्हें मिलकर हमें बहुत कुछ जानने का और आपको भी जानने का और उसके साथ साथ फ़ख्र करने का मौका भी मिलता है। अभी आज वक़ार अहमद मलिक साहब हमारे साथ हैं इस सेगमेंट में, और कच्ची आबादियों के लिए जो मुख्तलिफ बच्चे हैं उनकी तालीम की गर्ज से उनकी तालीम की प्यास बुझाने वाला एक इदारा है जिसे आलम बीबी ट्रस्ट कहा जाता है। इसकी बानी डॉक्टर फरा दीबा अकरम आज वक़ार मलिक साहब के साथ हैं। देखते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा और मज़ीद क्या बात। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वक़ार अहमद और आप देख रहे हैं उम्मीद पाकिस्तान। और पाकिस्तान की उम्मीद कौन लोग हैं? पाकिस्तान की उम्मीद वो लोग हैं जो क्यास में से आर्डर डेवलप कर रहे हैं, नज़्म पैदा कर रहे हैं, और हालात कितनी ही दगरगू क्यों ना हों, कितने ही मसाइल जो हैं वो मुल्क को क्यों ना दरपेश हों, वो हमेशा चीज़ों को दुरुस्त करने पे लगे रहते हैं। ये पूरा एक माइंड सेट होता है। हमारे यहाँ ऐसे कम लोग हैं लेकिन वो बहुत बड़े लोग हैं। डॉक्टर फरा दीबा अकरम उन्हीं में से हैं। एक स्कूल चलाती हैं और बच्चे जो हैं जो कच्ची आबादियों के बच्चे हैं उनको पढ़ाती हैं, और 1000 से ज़ायद बच्चा जो है वो यहाँ पे तालीम हासिल करता है आलम बीबी ट्रस्ट पे। डॉक्टर फरा दीबा अकरम हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। पहला जो सवाल है, बुनियादी तौर पे जब भी आप कोई इस तरह का काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप बहुत अच्छा बहुत सारी आपके पास और भी फील्ड्स होंगी, पैसा कमाने के भी डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे मौके होते हैं, लेकिन आप वो तमाम चीज़ें छोड़ के जब इस तरह का काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई ट्रिगर हो सकता है, कोई वाक़या हो सकता है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो आपकी ज़िंदगी का पूरी डायरेक्शन, पूरी सिमत मुतय्यन कर दे। असर नौ क्या था? बुनियादी तौर पे 2005 में मैंने ग्रेजुएशन के इम्तिहान के बाद सोचा कि लाहौर के पोश इलाकों के साथ जो छोटी आबादियाँ हैं वहाँ जाके देखा जाए कि बच्चे सारा दिन क्या करते हैं जब उनके वालिदैन काम पे चले जाते हैं। तो लाहौर का नक्शा लिया, मुख्तलिफ जगहें मार्क की। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ये वैसी था इसलिए कि मेरी जो फितरतन तबीयत है वो ज़रा आवारागर्द किस्म की है, तो उसी वजह से ये सोचा कि इन छुट्टियों में कुछ ऐसी एक्टिविटी की जाए। तो रोज़ मैं निकल जाती थी और मुख्तलिफ आबादियों में जाके बच्चों से मिलना, उनसे बात करना और जो मज़ेदार चीज़ें थी वो रिकॉर्ड करना। जब मैं कोट लखपत के इलाके
इलाके में आई तो वहाँ पर बच्चों को इकट्ठा किया, एक बड़ा सा सहन था और उसमें दरख्त लगा हुआ था, उसके नीचे उनसे बातें करना शुरू कर दी। अब मेरे पास कैंडीज़ और बिस्किट्स भी होते थे, इसलिए कि जब आप बच्चों से मिलने जाते हैं तो उनके लिए कोई इंसेंटिव होना चाहिए, वो आपके पास बैठें बात करें। एक बच्चा जो था वो मेरे बैग को देखना शुरू हो गया। मैंने समझा ये चाहता है कि मैं इसको कैंडीज़ और बिस्किट्स दूं, लेकिन जहन में ये बात थी जो कि हमारी कंडीशनिंग का नतीजा है कि अगर आप किसी भूखे से पूछते हैं 2 + 2 तो वो कहता है 4 रोटियां। तो अब ये छोटा बच्चा जब कैंडीज़ बिस्किट्स ले लेगा तो भाग जाएंगे, तो मैं किन से बात करूंगी? मैंने कहा आपके लिए हैं, लेकिन जब मैं जाने लगूंगी फिर। अब उसका जो जवाब था ये वो एक मोमेंट था जब डिसाइड हुआ कि मुझे कोई ऐसा काम करना है। अच्छा। तो वो उसने कहा मुझे बिस्किट्स नहीं चाहिए, कैंडीज़ नहीं चाहिए, पेपर पेंसिल चाहिए, मैंने लिखना है जैसे आप लिख रही हैं। तो उस एक लम्हे में जहन ने सोचा कि इनको पढ़ाया जाए। अब मैं ख़ुद भी कोई बहुत ज़्यादा क्वालिफाइड नहीं थी, मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं था, बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज भी नहीं थे, लेकिन ये ख्याल बहुत मजबूत तरीके से जहन में आया। तो अगले दिन जाके बच्चों को इकट्ठा किया और 60 बच्चों के साथ उसी दरख्त के नीचे पढ़ाना शुरू कर दिया। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उस वक्त आप खुद भी तालीम का आपका सिलसिला जारी? जी, मैंने ग्रेजुएशन के इम्तिहान दिए। अच्छा। और अब 2022 में हमारे पास नारोवाल रोड मुरीद के और कोट लखपत 2 ब्रांचेस हैं जहाँ पे 1000 से ज़ायद बच्चे पढ़ रहे हैं। ये वो बच्चे हैं जिनके वालिदैन डेली वेजेस पे काम करते हैं, हमारे घरों में मदद करते हैं या फैक्ट्री में काम करते हैं। इनके लिए वहाँ पे कॉपी, किताब, स्टेशनरी, यूनिफॉर्म, दोपहर का खाना, सेहत की सहूलत, हर चीज़ स्कूल की तरफ से दी जाती है। मकसद सिर्फ ये है कि वो जिन हालात में हैं उनको अगर हमें साथ लेके चलना है तो उनकी ज़रूरतों का ख्याल रखना चाहिए। और 200 के करीब ऐसे बच्चे हैं जो आलम बीबी स्कूल मैट्रिक तक है, वहाँ से पढ़ने के बाद कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, क्योंकि हमारा जो 200 बच्चे इस वक्त कॉलेज और यूनिवर्सिटीज़ में है। इसलिए कि हमारा जो विज़न है वो ये है कि हम जब इन बच्चों को अपने पास पहली जमात में इनरोल करें तो इनको अपने पैरों पर खड़े होने तक सपोर्ट करें। इसलिए कि अगर आप उन्हें आधे रास्ते में छोड़ देंगे तो फिर उनका आपने कोई फ़ायदा नहीं किया। तो उनको बुनियादी मकसद ये है कि इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट करना, अपने पैरों पे खड़ा करना, ताकि आज वो कोई चैरिटी रिसीवर हैं तो कल को वो किसी की मदद करने के काबिल हो जाए। फरज़ साहब, जो आपका ये सफ़र है जी, इसका स्टार्ट जो मेरा जो एक खदो खाल बन रहा है वो ये है कि आप बेसिकली आप अभी ग्रेजुएशन की प्रोसेस में थी जी, और आपने ये इतना बड़ा काम किया और उसके बाद बच्चे जो हैं 200 वो यूनिवर्सिटी में पहुंच चुके हैं और आपने अपनी डॉक्टरेट भी इसके साथ मुकम्मल कर। जी, वो मैंने 2020 में मेरी PhD जेंडर एंड लिटरेचर में मुकम्मल हुई। और असल में हमें लगता है कि चीज़ें मुमकिन नहीं है, मुश्किल हैं, लेकिन जब कोई इंसान एक पक्का इरादा कर लेता है ना और उसके अंदर इखलास हो तो ये बिल्कुल मुमकिन है कि जो उसका टारगेट है, जो उसका मिशन है, वो उसमें आगे बढ़ता चला। कभी ऐसा हुआ कि इस बात को 17 साल हो चुके? जी, 17 साल। 2005 साल 2006 तकरीबन। तो इस बात को अगर 15-16 साल में कभी ऐसा हुआ कोई ऐसी मायूसी कि फंडिंग नहीं हो सकी या आपके पास रिसोर्सेज कहीं कम हो गए हैं, इस तरह की ऊंच नीच भी आई, कोई ऐसी मायूसी? वकार बहुत सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस शेयर करूंगी मैं, ये नहीं कहती कैसे होगा। पाकिस्तान के अंदर कोई भी सही और लीगल काम करना इतना मुश्किल है कि आप सोच नहीं सकते। आप गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से रजिस्टर होते हैं, वहाँ पे आपकी चीज़ें चल रही होती हैं, लोगों से फंड रेजिंग करनी है, उस कम्युनिटी जिसमें आप काम करें उन लोगों से डील करना है। इस सारे के अंदर इतनी ज़्यादा मुश्किलात आती हैं कि आपको डिसअपॉइंटमेंट भी होती है, क्योंकि आप इंसान हैं। आप ये नहीं कह सकते मुझे गुस्सा नहीं आता, मुझे डिसअपॉइंटमेंट नहीं होती, और आपको कई चीज़ों पर गुस्सा भी आता है, लेकिन आप टॉलरेट करते हैं क्योंकि आपको लगता है कि जो मेरा मिशन है ना वो इतना बड़ा है कि उसके लिए मुझे ये सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी है, मुझे इन सब से गुजरना है। तो हमारा चूंकि इदारा बिल्कुल इनफरादी फंडिंग पे चलता है, इसमें कोई फॉरेन और गवर्नमेंट फंडिंग इन्वॉल्व नहीं है, तो वो लोगों को जाके बताना, उनको दिखाना, उनको कन्विंस करना वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अहम बात यह है कि हमारा ये अब ज़िंदगी का पूरी टीम का मकसद है कि हमने ऐसे बच्चों को ना सिर्फ मुआशरे की अंदर शामिल करना है, दूसरे नंबर पर हमने इनकी तरबियत इतनी अच्छी करनी है, जो कि बहुत बड़ा मिसिंग फैक्टर है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में, सोसाइटी में, घरों में, कि ये बच्चे हमारे सिर्फ मुल्क के नहीं बल्कि इस कायनात के बेहतरीन मुहज़्ज़ब शहरी बन सकें। इनफरादी सतह पे, क्योंकि आप गवर्नमेंट से भी फंड नहीं ले रहे, बाकी भी किसी को इंटरनेशनल भी नहीं है, और इतना बड़ा सेटअप चलाना, तो ये इनफरादी लोगों पे, आपके जो जानने वाले हैं, जो वो लोग जो ट्रस्ट करते हैं, उन्हीं पे ये सब कुछ चल रहा है, तो चल रहा है।
जी अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है, और हमारा ये यकीन है कि अगर हमारे इस काम के अंदर नीयत सही रहेगी और हम कोशिश करते रहेंगे तो ये चलता रहेगा, क्योंकि फिर नहीं ये रुक सकता। लेकिन अब मतलब अगर आप इसको ज़रा इसमें ज़रा शाउट क्रिएट करें और बाकी लोग भी, बहुत सारे लोग अगर इसमें इन्वॉल्व हों, तो आपका ये जो 1000 बच्चा है जिसका स्केल भी, तो ये भी तो स्केल बड़ा होना शुरू हो जाता है ना, फिर तो अच्छी बात है कि अगर बहुत ज़्यादा लोग और भी जितने भी लोग सुन रहे हैं अगर वो करेंगे तो इससे आपका बहुत बड़ी बात है। मेरे लिए आपकी एक्चुअली स्टोरी एक एज ए पाकिस्तानी बहुत बड़ी स्टोरी है। वो बहुत बड़ी स्टोरी इसलिए है कि एक बच्ची जो कि ग्रेजुएशन कर रही है, उसके साथ वो इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट करती है। वो प्रोजेक्ट भी कंप्लीशन, यानी वो अपना एक प्रोसेस में है, और 200 से ज़्यादा बच्चा जो है वो कॉलेज यूनिवर्सिटी तक पहुंचना, ख़ुद PhD करना, ये तो बहुत बड़ा कारनामा है। मेरे बिल्कुल बस में नहीं है। अगर काश मेरे बस में होता तो ये जितने भी हम मेडल्स और इस तरह के तमगे देते हैं, तो यकीनन आप किसी भी बड़े तमगे के, किसी भी बड़े उसके आप उस काबिल थी, और बहुत बड़ा यकीनन। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, मैं आई एम रियली ऑनर्ड कि आप तशरीफ़ लाएँ, और आपके साथ हम मज़ीद आपके स्कूल में भी आएंगे और मज़ीद भी एजुकेशन के हवाले से, तालीम के हवाले से ज़रूर रहनुमाई लेते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन। उम्मीद है ये जो स्टोरी है ये बहुत ही कमाल स्टोरी है, कितनी ज़बरदस्त स्टोरी है। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा काम करना मुश्किल क्यों होता है, यानी दुनिया के बाकी ममालिक में कोई भी बड़ा काम करना पाकिस्तान में एक्चुअली अगर आप उससे कंपैरिजन करें तो आसान होता है, क्योंकि वहाँ पे बस आपने वो काम करना होता है। अगर आपने बच्चों को पढ़ाना है तो आपने बच्चों को पढ़ाना है, आपने कोई और रिफाई काम करना है तो आपने सिर्फ वो काम करना है। यहाँ पे आपको दोहरा मसला ये सामना करना पड़ता है कि आपने निज़ाम से भी लड़ना है, आपने ये काम भी करना है, और ये जो निज़ाम के साथ लड़ाई है और ये जो मामला है ये आपको इतना डिप्रेस करता है, इतना बददिल करता है कि बंदा कहता है कि ठीक है ये मैं बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, लेकिन मैं अब कम से कम ये मेरे पास में नहीं है। ये बहुत बड़ा कारनामा पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, जितने बड़े लोग गुजरे हैं और आज भी हैं जो कि पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, इतने क्यास और इतने अजीब व गरीब तालीमी जो मेयार हमारा कितना बुरा है, ये तमाम चीज़ों की मौजूदगी में इतना बड़ा काम कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़े लोग हैं, क्योंकि वो निज़ाम के साथ भी मुकाबला कर रहे हैं, और उसके साथ वो अपना जो प्रोजेक्ट है, अपना जो मंसूबा है, उसको भी उन्होंने रवा रखा हुआ है, जारी रखा हुआ है। देखते रहिए उम्मीद है पाकिस्तान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। ब्रेक के बाद हाजिर हो चुके हैं जनाब, और अब आपकी मुलाकात एक सिंगर कम अब जो आर्टिस्ट हैं वो बन चुकी हैं। आर्टिस्ट तो वो ऑलरेडी थी, हाँ सिंगर भी आर्टिस्ट, सिंगिंग करती थी, लेकिन उसके साथ साथ अब वो पेंटिंग भी करती हैं, आर्ट की मुख्तलिफ शक्ल, हाँ शक्ल में उन्होंने अपनी किस्मत आजमानी शुरू की है। और किस्मत तो नहीं मैं कहूँगी आजमाएंगी, बड़ी अच्छी करती हैं। आई हैव बीन फॉलोइंग हर, उनका आर्टवर्क में देखती आ रही हूँ और मैं खुद बहुत इंप्रेस हूँ। बड़ी ज़बरदस्त पेंटिंग्स बना रही होती हैं और उसकी प्रॉपर प्रोसेस दिखा रही होती हैं अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे। जी हम बात कर रहे हैं रिशम फैज़ भुट्टा की, जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है, और कैसे इनका ये शौक जो है इन्होंने इसको अब अमली शक्ल देना शुरू की है। रिशम से ही जान लेते हैं। रिशम, वेलकम टू एक्सप्रेसो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं आप? थैंक यू उर्मिला, थैंक यू फॉर हैविंग मी। आई एम गुड, आप कैसे? बिल्कुल ठीक ठाक। रिशम, वैसे तो हम आपकी आवाज़ के, आपके म्यूज़िक के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और मैं अब आपका आर्टवर्क देख के भी बहुत इम्प्रेस हो रही हूँ। ये शौक आपको सिंगिंग से पहले का था या सिंगिंग के बाद हुआ? ये शौक एक्चुअली पहले था। ओके। आर्ट वाज व्हाट आई स्टार्टेड माय करियर विद, और पेंटिंग मैंने, क्योंकि मैं NCA से ग्रेजुएट हुई, पेंटिंग में मैंने अपना बैचलर्स किया फाइन आर्ट्स में। तो जब मैं ग्रेजुएट हुई तो मैंने पहले पेंटिंग से ही अपना करियर का वो एक स्टार्ट लिया था। लेकिन जब म्यूजिक मैंने स्टार्ट किया तो पेंटिंग थोड़ी सी मेरी रुक गई, पीछे रह गई। तो रिसेंटली अब मैंने उसको वापस रिज्यूम किया है कि ये मुझे एक ऐसी चीज़ है जो मेरे लिए थेरेप्यूटिक है, और जो मेरा एक हिस्सा है। मैं हर अपनी लाइफ के एक्सपीरियंस को, हर थियरी को इसके थ्रू एक्सप्रेस करती हूँ। तो मुझे लगा कि आई शुड स्टार्ट दिस अगेन, और अब मैंने 2 सीरीज बना ली हैं, एंड होपफुली आई विल बी एग्जिबिटिंग देम सून इन अ आर्ट गैलरी। तो लेट्स सी। आप जो पेंट करती हैं, ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं, इसमें एक्चुअली व्हाट डू यू ट्राई टू एक्सप्रेस थ्रू दिस? जो मेरी ये रिसेंट सीरीज है, आई कॉल इट फियर एंड स्ट्रेंथ। और इसका जो बेसिक पीछे पूरा कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एक औरत जब बचपन से लेके बड़ी होती है तो वो फिजिकली, बायोलॉजिकली और इमोशनली किन स्टेजेस से लाइफ में गुजरती है,
और फिर वो उन स्टेजेस को किस तरह टैकल करती है और किस तरह हर स्टेज का उसके ऊपर इफेक्ट होता है और उसको स्ट्रॉन्ग बनाती हैं वो स्टेजेस। तो आप किस तरह डील करते हो अपनी स्टेजेस के साथ, किस तरह डिस्कवर करते हो अपने बारे में, अपनी बीइंग के बारे में, अपनी फिजिकल, बायोलॉजिकल, इमोशनल एग्जिस्टेंस के बारे में, और किस तरह फिर आप लाइफ में चैलेंजेस उसके अकॉर्डिंगली डील करते हो, हैंडल करते हो, और किस तरह वो आपको किस शेप में बनाती है। और ये जो आप फैक्ट्स बनाने की या आर्ट पे लेके आने की कोशिश करती हैं, क्या हमें यूनिवर्सल फैक्ट्स कहें या ये आप अपनी थॉट्स के मुताबिक दिस इज व्हाट यू हैव बीन थ्रू, ये आप लेके आती हैं उसके ऊपर, कैनवस के ऊपर? आई थिंक ये थोड़ा सा यूनिवर्सल फैक्ट है, क्योंकि ये एक कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया था कि एक जर्नी जो एवरी वुमन गोज थ्रू, ये कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में था कि फेमिनिटी जब वो डिस्कवर करती है तो उस कॉन्सेप्ट को मैं एग्जीक्यूट करना चाहती। हेंस मैंने उसमें फ्लावर्स यूज किए हैं जो उसका बायोलॉजिकल रिप्रोडक्शन साइड शो करती है एक वुमन की। मैंने उसमें कलर पैलेट ब्राइट यूज किया है जो उसकी नेचर और उसकी लविंग नर्चरिंग नेचर को एक्सप्रेस करती है। और मैंने उसके हर जो लड़की मैंने बनाई है, एक के सर पे ताज है, एक के हाथ में मिरर है और एक के सर पे फूलों का कुछ है, तो वो एवरीथिंग इज वेरी सिंबॉलिक इन इट। और वो एक्सप्लेन करती है कि किस तरह ऑल ओवर द वर्ल्ड, हिस्ट्री में, प्रेजेंट में, डिफरेंट सेक्स में, डिफरेंट सोसाइटीज में, हाउ इज अ वुमन सीन। ओके, तो वो ऑल अबाउट यू नो हर जर्नी, लाइफ, उसकी तमाम तरह फेजेस को आप एक्सप्रेस करते हैं। ऑब्वियसली रेशम, जब एक आर्टिस्ट अपने एक पेंटिंग बनाता है, उसके पीछे एक बहुत बड़ा थॉट प्रोसेस, इसको हम कहें एक ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, लेकिन जो आपके माइंड में होता है उसको कैनवस पे उतारना, इट्स अनदर पार्ट ऑफ द स्टोरी मुझे लगता है। और उसको एग्जैक्टली पोर्ट्रे करना जो आपके दिमाग में हो, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट जॉब टू डू आई गेस। उसके लिए आप किस तरह से? एब्सोल्युटली राइट, बिकॉज जो प्रोसेस उसका बनाने का होता है उससे काफी ज्यादा लंबा उसका प्रोसेस सोचने का होता है। जैसे जो इसमें एक मेरा जो इसमें पीस है जिसमें शॉर्ट ब्लैक हेयर वुमन जो मैंने बनाई है जिसके सर पे क्राउन है, मैंने वो 2 साल पहले स्टार्ट की थी बनाना और फिर मैंने उसको छोड़ दिया था। और अब जाके मैंने उसको कंप्लीट किया और उसके साथ 2 और उसकी सीरीज में पेंटिंग। क्या वजह थी आपने इसको छोड़ दिया रेशम बीच में? मुझे बस, मैंने जब उसको स्टार्ट किया तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था, लेकिन आई थॉट कि अभी मुझे कॉन्सेप्ट को थोड़ा और खुद एक्सपीरियंस करना है ताकि मैं अपने पूरे दिल से उसको एग्जीक्यूट कर सकूं। तो इसलिए मैंने उसको 2 साल दिए कि देखते हैं 2 साल तक मैं कहाँ पहुंचती हूँ और शायद फिर मैं उसको बेहतर एक्सप्रेस कर सकूं। और वो हुआ, वो नेचुरली मेरे अंदर आया कि आई एम केपेबल ऑफ कंप्लीटिंग दिस सीरीज, कि मैं इसके साथ जस्टिस कर सकती हूँ। अच्छा, पहली बात तो यही बड़ी इंप्रेसिव है कि कहाँ हमने वो एक नाचती गाती रेशम से हम मिले थे एक्सप्रेसो के सेट के ऊपर, और कहाँ एक इंतहाई सीरियस आर्टिस्ट बीच में एक छुपा हुआ। यार जबरदस्त बात है, बहुत ही अच्छा लग रहा है हमें। तो इसको कैसे लेके चलना है? एज अ पैशन, शौक के तौर पे जब मूड आया कर लिया, या नहीं प्रोफेशनली कोई गैलरी या कुछ एम्स है कुछ? हाँ, ऐसा आर्ट, आई थिंक मैं इसको एक ऐसी ही चीज रखना चाहती हूँ कि जब मेरे अंदर से नेचुरली एक फीलिंग आएगी कि आई नीड टू पेंट नाउ, आई नीड टू मेक समथिंग, मुझे कुछ एक्सप्रेस करना है, क्योंकि वो जितनी नेचुरल होगी उतना ही आर्ट अच्छा बनता है, और जितनी फोर्स्ड होगी उतना ही आर्ट जो है वो नजर आता है कि ये एक फोर्स चीज बनाई हुई है। तो आई कीप इट नेचुरल, लेकिन आई प्लान टू एग्जिबिट इट इन गैलरीज। अभी आई एम होपफुली प्लानिंग अ शो एज वेल, और मैं उसके बारे में बस इनवाइट भेजना आपने हमें, बस हम जरूर आएंगे रेशम, एंड वी विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। बहुत अच्छा से बात करके, आपके आर्ट के हम ऑलरेडी तो फैन थे ही, अब आपने अपने इस जो आर्ट की एक फॉर्म है उससे भी हमें इम्प्रेस कर दिया। रेशम फैज भुट्टा हमारे साथ मौजूद थी, उनसे हम बात कर रहे थे। शो का वक्त खत्म हुआ। शो का वक्त खत्म हुआ? ओह ठीक है, आप भी कुछ ना कुछ आर्ट जो भी आपके अंदर उससे जरूर निकालिए जी, इससे आप फ्रस्ट्रेशन की तरफ नहीं जाते, आपको फ्रेश रखता है। सो लेट्स क्लोज द शो, कल मिलते हैं इंशाल्लाह।